क्लासेस आज की वीडियो में बात करेंगे शीत युद्ध की समाप्ति क्या है, यानी कि शीत युद्ध किस तरीके से समाप्त हो गया। ये जो संघर्ष आप सभी को पता है, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, और उसके बाद दो महाशक्तियाँ सामने आई थी, वो था अमेरिका और सोवियत संघ, जिसके अंदर मेन आप कह सकते हैं रूस। ठीक है, इन्हीं दो गुटों के बीच में एक तनावपूर्ण वातावरण बना जो कि 1991 तक चला, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, ये 1947 से स्टार्ट हुआ था। ये संघर्ष लगभग 1947 से लेकर 91 तक चला। पूरी दुनिया को दो गुट में बांट दिया गया था, पूंजीवाद और साम्यवाद, यानी सोवियत संघ, यूएसएसआर ये सब बोलते हैं, जिसके अंदर मेन भूमिका किसकी थी? रूस की थी। ठीक है, और इस चीज़ को आपने 12th क्लास में भी पहला चैप्टर जो आपका पॉलिटिकल साइंस का था उसमें आपने पढ़ा भी होगा। हालांकि यह युद्ध कभी प्रत्यक्ष हथियारों से नहीं लड़ा गया, मतलब सीधे वेपन से नहीं लड़ा गया। ठीक है, परंतु इसका प्रभाव वैश्विक था। लेकिन ऐसा माहौल बन चुका था कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी वेपन्स निकाले जा रहे हैं, यहाँ भी वेपन्स निकाले जा रहे हैं। एक तरह का अप्रत्यक्ष दबाव डालना है एक दूसरे के ऊपर, भाई कि तू मान जाए कि तू मान जाए। अंत है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ यह संघर्ष समाप्त हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति के मुख्य कारण, पहला सोवियत संघ की आर्थिक विफलता, क्योंकि जो इनकी जो नीतियां थी जिसके कारण ये सोवियत संघ खुद ही समाप्त हो गया था। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अपनी सेना, परमाणु हथियार और आंतरिक कार्यक्रम पर अत्यधिक खर्च करा, क्योंकि वेपन इत्यादि पे ज़्यादा ही खर्च कर दिया था। बाकी इकोनॉमिक, व्यापार, मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे ये लोग, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? कमज़ोर होगी। आम नागरिकों की जीवन शैली कम हो गई, क्योंकि देखो इनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ था वो कम हो गया दूसरे के मुकाबले। वो लोग कह रहे देखो हम लोग कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या हमारी लाइफस्टाइल है, इंटरनेट अच्छे से यूज़ करें, तुम्हारे पास क्या है। तो लोग, आम जनता जो है ना, अपने आप को तुलना करने लगी, यार मैं क्यों इतनी ख़राब ज़िंदगी जी रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा होता भी है। कई सारे जो लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं, यार वो बंदा इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, मुझे नहीं मिल रही है, मेरे को ये सब चीज़ें क्यों फेस करने को मिल रही है। जैसे हम, होता नहीं है कि यार गांव का व्यक्ति ऐसे रह रहा है, दिल्ली का व्यक्ति ऐसे रह रहा है, या फिर मेरा दोस्त इतना आगे चला गया है, यार उसको कितनी अच्छी लाइफ मिल रही है, मुझे नहीं मिल पा रही, मेरे साथ में पढ़ा लिखा बंदा है। उस हिसाब से वहाँ के सारे लोग भी अपनी लाइफ को कंपैरिजन करने लग गए थे, जिसमें देश में असंतुष्टि की भावना पैदा हो गई। उत्पादन घट रहा था जबकि खर्च बढ़ता जा रहा था। गोरबाचेव की नीतियाँ, ठीक है, उस टाइम में जो गोरबाचेव आए थे उन्होंने दो नीतियाँ लेके आए थे, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इनका नाम है ये। 1985 में सत्ता में आए मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत संघ प्रणाली को सुधारने के लिए दो मुख्य नीतियाँ लाई। अब ये जो नीतियाँ थी ना, ये सरकार के एजेंडे से अलग थी। ठीक है, इसमें क्या कहा, ग्लासनोस्ट में क्या, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि सोवियत संघ के पहले ऐसा नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा कुछ राइट्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी देश की जो आइडियोलॉजी थी उसमें चेंजेस लाना शुरू कर दिया। पेरेस्ट्रोइका, आर्थिक पुनर्निर्माण करना, उदारीकरण, मतलब पूंजीवादी विचारधारा को थोड़ा थोड़ा उसके लक्षण अपनाने लग गए थे ये। इन नीतियों ने समाज में खुलापन तो लाया, लेकिन केंद्र की पकड़ क्या होगी? कमज़ोर हो गई। यानी कि जो सिंगल गवर्नमेंट थी ना कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी कंट्रोल कम होती जाएगी। जैसे ही उदारीकरण, अभिव्यक्ति, फ्रीडम आएगा, मीडिया खुले तौर पे आज़ाद होगा, तो ऑब्वियसली बातें आलोचना करने लगेंगे, जनता को बताया जाएगा, तो जनता के सामने जब ऑप्शन आएगा तो फिर वो सिलेक्शन तो करेगी। पूर्वी यूरोप में जन असंतोष की क्रांति, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी आदि पूर्वी यूरोप देशों में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन बढ़ने लगे थे, और इन्हीं के अंदर से अलग अलग नए राज्यों की मांग करने लगे थे। 1989 में बर्लिन की दीवार भी तोड़ दी गई, जिसने जर्मनी को दो हिस्सों में बांटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। दीवार तोड़ के दोनों को एक जर्मनी कर दिया गया। इन आंदोलनों ने सोवियत संघ सेना ने दबाने की बजाय गोरबाचेव ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि आपके देश में जो इतने टाइम से चीज़ें चलती आ रही हैं कि आप इसको रोको, कंट्रोल करो, लेकिन गोरबाचेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, ना ही उसने हस्तक्षेप किया। तो एक तरह से वो भी अब ये पॉलिसी को ख़त्म करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और शांति, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कई शांति संधियाँ हुई, जैसे कि स्टार्ट, INF ट्रीटी इत्यादि, जिन्होंने हथियार की होड़ को नियंत्रित करा। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह नहीं बनाने दिए।
और गोरबाचेव ने भी ऐसा ही किया। भले सामने वाला देश वेपन्स टेक्नोलॉजी में मजबूत हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत स्टेबल रखा। इसमें आंतरिक अलगाववाद और संघीय संकट सोवियत संघ के भीतर गणराज्य जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि, यहाँ पे फ्रीडम की मांग होने लगी। जैसे हमारे देश था गुलाम था, यहाँ भी आज़ादी की मांग होने लगी। ऐसी सोवियत संघ के अंदर जो गणराज्य थे वो भी इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे। जैसे यूक्रेन आप समझते ना, इंडिपेंडेंट पहले नहीं था, लेकिन ये अलग हो गया। केंद्र सरकार इन मांगों को शांतिपूर्वक नहीं रोक सकी। अंततः ये संघ विघटन हो गया और नए देश आज़ाद होते गए। और अंत है साम्यवाद की विचारधारा का अस्वीकार करना, कि लोग जब इतने ज़्यादा खुलते जाएंगे, दबाव नहीं आएगा, तो उनकी फ्रीडम, इन सब चीज़ों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जनता को साम्यवाद में अब ना भविष्य दिखाई देता था, ना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पश्चिमी पूंजीवादी व्यवस्था की तुलना में साम्यवाद अब पीछे रह गया, पूरी तरीके से समाप्त होने लगा। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। 15 गणराज्य यहाँ उदय हुए थे। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूसी संघ की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि जितने भी अब पावर कंट्रोल सारा रशिया के पास आ गया था। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो पहले भी। अंत है क्या बात हुई, देखो, शीत युद्ध की समाप्ति मुख्य रूप से सोवियत संघ की आंतरिक कमजोरियाँ, गोरबाचेव के सुधारों के अनपेक्षित, यानी कि जो उन्होंने पॉलिसीज लेके आए थे, लेकिन जो इसके रिजल्ट निकले वो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा परिणाम सामने को देखने को मिलेगा। पूर्वी यूरोप में जन आंदोलन और अमेरिकी दबाव की रणनीति का परिणाम थी, जिसके लिए गोरबाचेव ने भी कोई ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाए। इसके साथ ही विश्व में एक महाद्वीप व्यवस्था का उदय होने लग गया और अमेरिका विश्व की प्रमुख महाशक्ति बन के उभरा। एक दुर्व्यय कहने में लगे कि अब पूरे अर्थ पे सिर्फ अमेरिका का राइट्स है, अब कोई भी देश उसको टक्कर नहीं दे सकता। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आने वाला है। अब आएगा संयुक्त राष्ट्र में सुधार संबंधित तर्क। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है, तो चलिए इसको अच्छे से स्टार्ट करें।